यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग क्वाड एग्रीमेंट पर बात करने वाले हैं, जिन 4 देशों के साथ नाटो जैसी सेनाएं बनाने की तैयारी अब एशिया में भी चल रही है। कारण उसका एक ही है कि एशिया में चाइना एक ऐसी शक्ति है जो अपने अड़ोसी पड़ोसी सबके ऊपर नज़र रखे हुए है और उसकी नज़र में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसको वो कब्जा करना नहीं चाहते। वो कभी क्वान डायनेस्टी की बात करते हैं, कभी चीन डायनेस्टी की बात करते हैं, कभी पुरानी डायनेस्टियों की बात करते हैं कि तीसरी सदी ईसा पूर्व ऐसा था, दूसरी सदी ईसा पूर्व ऐसा था, 5वीं सदी में ये कब्जा था, वो कब्जा था। इस तरह की बातें कर करके वो हिंदुस्तान ही नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस के लगभग 18 देशों को परेशान कर रहे हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनके पड़ोसियों में एक यूएस भी है। यूएस उनका पड़ोसी कैसे है? प्रशांत महासागर की जो बेरिंग की संधि है, उस संधि के उस तरफ यूएस है और इस तरफ चाइना है, लेकिन वो पड़ोसी वे के रास्ते के माध्यम से नहीं माने जाते। वो उसका कारण है कि पैसिफिक ओशन में या प्रशांत महासागर में इतनी ऊंची लहरें उगती हैं, बरमूडा ट्रायंगल जैसे वहाँ पर ट्रायंगल हैं, कि वहाँ से यातायात संभव नहीं है, एयर यातायात भी संभव नहीं है और ज़मीन से भी समुद्र से भी यातायात संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ बरमूडा ट्रायंगल टाइप के ट्रायंगल हैं। ऊपर से भी अगर यात्राएं होती हैं तो वो सीधा खींच लेते हैं, इसलिए एक डिस्टेंस बनती है। किंतु संभावनाएं तो पूरी हो सकती हैं कि मिसाइल हमला अगर करें तो मिसाइल हमले में इधर से उधर जा सकती हैं, कुछ बीच में भी रुकेंगी, लेकिन एक दूसरे के पड़ोसी बनते हैं। तो चाइना के अगर पड़ोसियों की बात करें प्रैक्टिकली, तो वो यूएस भी बनता है, कनाडा का कुछ हिस्सा उनका बनता है, रशिया बनता है, हिंदुस्तान तो बनता ही बनता है, तिब्बत पर उन्होंने कब्जा करके रखा है, जापान उनका पड़ोसी है, अब कोरिया, दोनों उनके पड़ोसी हैं। ऐसे करके उनके वो बहुत सारे पड़ोसी हैं। और वो साउथ चाइना सी में जिस तरह से अपनी चाल दिखा रहा है, या हमारे यहाँ लद्दाख में जिस तरह से अपनी चाल दिखा रहा है, इकोनॉमिकली यूएस को तोड़ने का प्रयास कर रहा है या यूएस के ऊपर प्रिवेल करने का प्रयास कर रहा है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आज की परिस्थिति बहुत विकट हो चुकी है एशिया में। चिंता किसको किसको है? रशिया को भी चिंता है, हिंदुस्तान को भी चिंता है, यूएस को भी चिंता है, जापान को भी चिंता है, साउथ कोरिया को भी चिंता है, वियतनाम को भी चिंता है। अब इनसे कैसे निपटा जाए, ये एक बड़ी समस्या है। तो हम सब जानते हैं कि चीन जिस तरह से भारत के बॉर्डर पर आया और भारत के बॉर्डर पर आने के बाद उसने जो भारत के खिलाफ अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई और भारत को परेशान करने के लिए उसने जो कदम उठाए, उन कदमों को वो लगातार हमारे देश में बहुत परेशान कर रहे हैं। हालांकि भारत में जो सरकार बैठी हुई है, उस सरकार का निश्चय दृढ़ है और उन्होंने चीन को कुछ ऐसी परिस्थितियों में फांस रखा है कि इकोनॉमिकली भी वो टूट रहे हैं, बॉर्डर पर वो टूट रहे हैं, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अगर वो वापस जाते हैं तो वो अपने अंदर ही 60% टेरिटरी किसी न किसी की कब्जा करके बैठे हैं, वहाँ विद्रोह हो रहा है। आज की तारीख में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर बहुत सारा विद्रोह चल रहा है और हम सब जानते हैं कि कम्युनिस्टों में, मुसलमानों में जिस समय सत्ता परिवर्तन होता है वो बहुत खूनी सत्ता परिवर्तन होता है। वो कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जहाँ वोट डालकर आप सत्ता परिवर्तन कर लेंगे या विपक्ष को कुछ भी बोलने का अधिकार है, किसी भी स्तर पर बोलने का अधिकार है। ऐसा नहीं होता। परिणाम ये है कि चाइना इस समय, यानी कि शी जिनपिंग इस समय पूरी तरह से फंसे हुए हैं, अंदर भी फंसे हुए हैं, जो 60% एरिया उन्होंने कब्जा करके रखा है, और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी इस समय विद्रोह के बड़े स्वर उठ रहे हैं। जापान भी उनसे परेशान है, और जापान का तो परंपरागत उनका विरोध है, और यूएस भी उनसे परेशान है, और भारत तो परेशान है ही है। नतीजा ये निकला कि यूएस ने क्वाड्रिलेटरल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए यहाँ काम करना शुरू किया। क्वाड्रिलेटरल से मतलब होता है 4 भुजाओं वाला। 4 कोनों पर, चाइना के 4 कोनों पर अलग अलग देश बैठेंगे। एक तरफ यूएस होगा, एक तरफ जापान होगा, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया होगा और एक तरफ भारत होगा। अभी अगर चारों ओर से घेरना हो तो रशिया और ऊपर मंगोलिया, रिपब्लिक ऑफ मंगोलिया, इन 2 को और मिला लेते हैं अगर,
तो फिर वो बन जाता है, बड़ी आसानी से चारों ओर से घिर जाता है। लेकिन अभी क्वाड की बात कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल के विषय में अभी आज ही पोम्पियो ने, जब वो क्वाड्रिलेटरल बात सेकंड मिनिस्ट्रियल लेवल की जापान से करके गए अमेरिका में, तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि देखिए, जो भारत और चीन की वार्ता चल रही है लद्दाख के इशू को लेकर, वो वार्ता विफल होने वाली है। अब कोई उस वार्ता का मतलब नहीं रहता है, क्योंकि एक तरफ वो वार्ता कर रहा है और एक तरफ 60,000 सैनिक उसने लगा दिए हैं बॉर्डर पर। तो जब 60,000 सैनिक उसने वहां पर लगा दिए हैं और भारत भी बिल्कुल तैयार बैठा है, तो इसमें बात करने की गुंजाइश कहाँ बची, ऐसा पोम्पियो कहते हैं। लेकिन भारत, तो हम सब जानते हैं कि भारत आखिरी ऑप्शन की तरह डिफेंस का इस्तेमाल करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब भारत की सरकार इस प्रकार की बैठी हुई है, वो एग्रेसिव तरीके से डिफेंस अपनी करती है। सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर जो समस्या चल रही है, क्या अकेले भारत निपट सकता है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि अकेले भारत निपट सकता है। फिर भी चीन को चारों तरफ से तोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और भारत मिलकर अपनी सैन्य अभ्यास करें और मिलकर सेनाएं बनाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उस तरफ नाटो बना हुआ है। अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, या अमेरिका की जो और विरोधी पार्टियां हैं, या जो भारत के विरोधी जो पत्रकारिता है, या भारत के विरोध में जो कम्युनिस्ट और नक्सलिज्म, ये अर्बन नक्सल, ये सब जो विचार कर रहे हैं, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है कि भारत अब पक्षवादी हो गया है। भारत पक्षवादी होने का मतलब ये है कि अब भारत, जहां गुटनिरपेक्ष देशों का हिस्सा हुआ करता था, वो अब एक पक्ष में चला गया है और अमेरिका के खेमे में जा चुका है। इनको शायद ये नहीं मालूम है कि अमेरिका के खेमे में जाए क्यों ना जाए, और नाटो जैसी सेनाएं एशिया में क्यों ना हो, ईस्ट एशिया में क्यों ना हो। अगर वो यूरोप में हो सकती हैं, तो ईस्ट एशिया में नाटो जैसी सेनाएं क्यों ना हो। क्यों ना जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाएं मिलकर काम करें। अगर चीन विस्तारवादी है, तो जो कम से कम नुकसान हो, अगर भारत अकेला चीन के साथ लड़ता है, तो हमें लड़ने में कोई समस्या नहीं है और हम उनसे कमज़ोर भी नहीं है किसी हालत में। पूरे वर्ल्ड के सर्वे ये कह रहे हैं कि नहीं, भारत की सेना जो है वो उनसे 1.5 गुनी स्ट्रांग है। और अगर चीन और भारत का युद्ध होता है, तो जो युद्ध के पूरे वर्ल्ड के पंडित हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत हर हालत में जीतने वाला है, क्योंकि भारत बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। भारत की सेनाएं भी स्ट्रांग पोजीशन में है, टेक्नोलॉजी भी स्ट्रांग पोजीशन में है, और जो स्थिति है, परिस्थिति जो बॉर्डर पर है, वो भी बड़े स्ट्रांग पोजीशन पर है। किंतु क्यों ना हम अपनी कैजुअलिटीज को कम से कम करें, और क्यों ना हम चीन से युद्ध लड़ने की बजाय चारों मिलकर चीन को तोड़ने का प्रयास करें, ताकि चीन के जो कब्जे वाले हिस्से हैं, चाहे वो तिब्बत का हिस्सा हो, चाहे वो ताइवान का हिस्सा हो, चाहे वो शिनजियांग का हिस्सा हो, चाहे वो इनर मंगोलिया का हिस्सा हो, ये सब टूटकर अपने अपने देश बना लें। जो 60% एरिया लगभग बनता है हांगकांग मिलाकर, तो क्यों ना ये अलग अलग देश बन जाएं। जब ये अलग अलग देश बन जाएंगे, तो हमारा बॉर्डर चीन से लगेगा ही नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि हमारा बॉर्डर तो तिब्बत से लगता है, हमारा बॉर्डर चीन से नहीं लगता। और तिब्बत पर चीन ने कब्जा करके रखा है, इसलिए चीन से भारत का बॉर्डर तथाकथित रूप से लगता है। तो क्यों ना हम चीन को तोड़ने की तैयारी करें। और अमेरिका इसी कोशिश में है, जैसे उसने यूएसएसआर में 1991-92 में यूएसएसआर के उसने 12 टुकड़े कर दिए थे, और उनका जो गठबंधन था, जहाँ जहाँ उनका था, वो सब अलग हो गए हैं। आपको देखने में मिल रहा है कि अजरबैजान और आर्मेनिया का जो युद्ध चल रहा है, वो दोनों ही यूएसएसआर के हिस्से हुआ करते थे। आज वो स्वतंत्र हो गए हैं, तो वो आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन जैसे यूएसएसआर किसी समय अमेरिका की नज़रों में एक बड़ा अलायंस था और वो विश्व को चैलेंज कर रहा था, आज चाइना भी उसी स्थिति में है, और चाइना के टूटने के अलावा, चाइना तोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो भारत के पास अभी दो जो विरोधी हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, उनको तोड़ने का ऑप्शन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि उनको तोड़ने के लिए अपने को ये क्वाड्रिलेटरल जो क्वाड संगठन हमने बनाया है, इसमें आर्म फोर्सेस की प्रैक्टिस भी शुरू हो जानी चाहिए, और इनके संयुक्त सेनाएं बन जानी चाहिए नाटो सेनाओं की तरह, ताकि अगर चीन के साथ कोई हरकत हो, तो चीन को सीधा सीधा जवाब दिया जा सके और चीन को तोड़ा जा सके, चीन को स्वतंत्र किया जाए। चीन के जो कम्युनिस्टों का जो कब्जा है जिन देशों पर, या जहां पर वो क्लेम करता है, उन सब देशों को स्वतंत्र देश बनाया जा सके। मुझे लगता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल संगठन है, जो क्वाड संगठन है, ये विश्व के लिए और
एशिया के लिए एक वरदान साबित होगा और चीन के लिए अभिशाप साबित होगा। और भारत, जैसा कि पोम्पियो भी कह रहे हैं, जैसा यूएस कह रहा है, जापान कह रहा है कि भारत इसमें एक बड़े अलायंस के रूप में होगा और भारत इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो अगर चीन के साथ किसी को है तो वो भारत को है। और चीन की नज़र अगर सबसे ज़्यादा कहीं पर ख़राब है तो वो भारत की भूमि पर है, और उसने भारत की बहुत सारी लैंड कब्जा भी करके रखी है, लगभग 43,000 किलोमीटर कब्जा करके रखी है। और उसकी कुदृष्टि इस समय गिलगिट और बाल्टिस्तान पर है, जो वो षड्यंत्र करके पाकिस्तान से अपने कब्जे में करना चाहता है। तो मुझे लगता है ऐसी परिस्थिति में गिलगिट बाल्टिस्तान अगर हमें वापस लेना है, जहां चीन ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, और पाकिस्तान और जिस तरह से वहाँ एक्टिविटी चल रही है, तो चीन टूटेगा। चीन के टूटने के साथ ही पाकिस्तान अपने आप स्वतः टूट जाएगा। हालांकि भारत मुस्तैदी से लगा हुआ है, फिर भी मुझे लगता है कि क्वाड्रिलेटरल संगठन जो बन रहा है, भारत उसमें नेतृत्व करेगा और चीन के टुकड़े करने में हमारा सहायता करने वाले देश सहायता करेंगे, और भारत अजेय होने की तरफ आगे अग्रसर होगा। इसलिए इस संगठन के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये संगठन बड़ी जल्दी फलीभूत हो, इम्प्लीमेंट हो, इनकी सेनाएं एक साथ युद्ध अभ्यास करें, इनकी सेनाएं एक साथ काम करने के लिए नाटो शक्तियों की तरह काम करें। मैं पूरे भारत से आह्वान करता हूं कि दुआ करें कि जल्दी से जल्दी ये संगठन अपने आप में एक सशक्त संगठन बने और एशिया में एक अग्रणी भूमिका निभा सके। थैंक यू, नमस्कार। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।